चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करती क्या है, थोड़ा सा डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बिजनेस सेगमेंट देखेंगे और उसके फाइनेंशियल रेशियोज चेक करेंगे, क्या ये इन्वेस्टमेंट करने के लायक कंपनी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में हम चेकआउट करते हैं। कंपनी दो तीन बिजनेस, चार पांच बिजनेस में काम करती है। पर्सनल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, ये तीन मेन बिजनेस सेगमेंट है। पर्सनल बैंकिंग में जो आता है, जो कि आपका सेविंग अकाउंट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है, बैंक लॉकर होता है, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जनरल फायर इंश्योरेंस होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ये सारी चीज़ें पर्सनल बैंकिंग में आ जाती है, जो नॉर्मल रिटेल बैंकिंग भी इसे बोलते हैं। कमर्शियल बैंकिंग में इसका होता है करंट अकाउंट, जो ट्रेड एंड फॉरेक्स है, कैश मैनेजमेंट है, मतलब जो कंपनी बेसिस के ऊपर जो बैंकिंग चलती है उसको कमर्शियल बैंकिंग बोलते हैं। ये भी इनका बिजनेस सेगमेंट है। और डिजिटल बैंकिंग में आती है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ये सारा डिजिटल में आ जाता है। तो सेगमेंट रेवेन्यू अगर देखेंगे तो रिटेल बैंकिंग, मतलब जो फर्स्ट वाला था पर्सनल बैंकिंग से सबसे ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू आता है, 79% अगर आप देखेंगे तो रिटेल बैंकिंग से आता है। बाकी जो है ट्रेजरी से 15% आता है, होलसेल बैंकिंग से 6% आता है। होलसेल बैंकिंग मतलब जो कंपनी को प्रोवाइड करते हैं लोन वगैरह, वो 6% का आता है वहाँ से। मतलब सबसे ज़्यादा फोकस बिजनेस सेगमेंट इनका वो रिटेल बैंकिंग का है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको रिटेल बैंकिंग से आ रहा है FY22 में। और रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा रिस्क नहीं होती है, तो इसके ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी रिटेल बैंकिंग पे फोकस करती है। ब्रांच का नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो 18 स्टेट्स में, इंडिया में अगर देखेंगे तो 18 स्टेट्स में और 2 UT मतलब 2 यूनियन टेरिटरीज में इनका यहाँ पर बैंक का प्रेजेंस है। टोटल जो इनके है 919 टच पॉइंट्स है, 692 ब्रांचेस है, 210 इनके BCBO है और 17 BCs है, 514 ATMs है इनके पास। तो ये दोस्तों प्रेजेंस तो काफ़ी अच्छा है इनका इंडिया में। बाकी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था डिजिटल बैंक, जिसका नाम है AU 0101, सुपर ऐप ऑफरिंग अ सोल्यूशन अराउंड सेविंग्स एंड फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट्स एंड अदर लाइफस्टाइल सोल्यूशंस। डिजिटल बैंकिंग और QR कोड में भी कंपनी थोड़ा सा माहिर है। 41% ऑफ ऑल न्यू सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन, तो इन्होंने 41% जो नई सेविंग अकाउंट्स उन्होंने ओपन किए वो वीडियो बैंकिंग के आधार पर ओपन किए। बाकी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इनका क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है, यहाँ पर इन्होंने 1.7 लाख क्रेडिट कार्ड इशू किए थे FY22 में, और एंड 81% ऑफ देयर कस्टमर्स हैव एक्टिवेटेड देयर कार्ड्स। ओके, और इनका जो मंथली एवरेज का स्पेंडिंग है क्रेडिट कार्ड का, वो 19,000 रुपीज़ का है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और ये अच्छी बात है कि कंपनी का क्रेडिट कार्ड का भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। AUM और कासा की अगर बात करें तो बैंक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो 27% से इंक्रीज हुए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो ग्रोथ है रिटेल एसेट मैनेजमेंट में, वो भी इनको काफ़ी अच्छी दिखी है। इनकी वजह से ही वो AUM इनका बढ़ाया था। कंपनी डिपॉजिट ग्रो हुआ 46%, और जो कासा रेशियो इनका काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगर एसेट क्वालिटी की अगर बात करें तो ग्रॉस NPA और नेट NPA इनका 1.98 और 0.50 है, थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन अगर हम बात करें FY22 एज कम्पेयर टू 4.25% एंड 2.18% रिस्पेक्टिवली, मतलब इनका जो खासा रेशियो और जो NPA और ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों भी घटे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बोनस इशू अगर देखेंगे दोस्तों तो बोनस 1:1 का स्प्लिट हुआ था, ये सब होता रहता है। इन्वेस्टमेंट इन NPCI इन्होंने किया है। द बैंक मेड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8 crore इन NPCI वेयर द इक्विटी शेयर्स आर एलोकेटेड टू द बैंक। ओके, इनका फोकस क्या है? द कंपनी इज फोकसिंग और द बैंक इज फोकसिंग ऑन 4 SBU होम लोन एंड कमर्शियल बैंकिंग अलॉन्ग विद द डिजिटल स्ट्रेटेजी ऑन बिल्डिंग डिजिटल फॉर रिटेल कस्टमर्स, मर्चेंट्स एंड एम्प्लॉइज। ओके, तो ये हो गया टोटल ओवरऑल एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक। तो ये आप मार्केट कैप के ऊपर आ जाते हैं, तो मिड कैप कैटेगरी में आ जाते हैं। मिड कैप लार्ज कैप कैटेगरी में 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का भी 32 का है। स्टॉक का पी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टॉक का पी को कैसे एनालिसिस करें, तो उसके ग्रोथ के साथ आपको देखना चाहिए। जो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है वो अगर 20% है, और अगर स्टॉक 60 के मल्टीपल पे कर रहा है ट्रेड, तो ठीक ठाक बोला जाता है, लेकिन ओवर वैल्यूड ही बोला जाता है। अगर उसका ग्रोथ रेट 20% है प्रॉफिट ग्रोथ, और अगर वो P 40 का है, तो हम ठीक है उसको मान सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 13%, रिटर्न ऑन कैपिटल इनका, रिटर्न इक्विटी बैंकिंग का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कम ही होता है। देन उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग 25% है, जो कि काफ़ी कम है, 50% के आसपास होनी चाहिए अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये है कंपनी का पी वैल्यूएशन, आप देख सकते हो मीडियन के आसपास चल रहा है, 30 के पी, मतलब ओवर वैल्यूड नहीं है स्टॉक। EPS का कंटिन्यूसली ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स को, वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे। जो मार्केट लीडर है HDFC बैंक, ICICI बैंक, उससे यहाँ पर कंपनी अभी 8 नंबर की पोजीशन पे आती है मार्केट कैप के हिसाब से। थोड़ा सा अगर क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले, तो इनके जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है 148 करोड़ के थे सितंबर 2020 में, वो 196 करोड़ के वो 21 में, फिर वो 2022 में 208 करोड़, और फिर उसके अब सितंबर 2030 में इनके मार्जिन घटे, मार्जिन भी घटे, फाइनेंशियल मार्जिन भी घटे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका घटा है। और घर पे भी ये नेट प्रॉफिट इनका कम लेके गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वार्टर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2012 से कंपेयर करेंगे, 75 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट था। उसके बाद वो बढ़ता गया। बीच में 2017 में पता नहीं इनको क्या हुआ, 18 करोड़ पे आ गया था। उसके बाद फिर से बढ़ता गया। फिर यहाँ पे मार्च 2021 में तो चलो मान सकते कोविड आ गया था, मार्च 2021-2022 में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया। लेकिन अभी फिर से अगर TTM अगर आप देखेंगे मार्च 2024 का डेटा आएगा, तो वो भी कम आने वाला है। तो ये इशू चल रहा है। बाकी कंपोनेंट प्रॉफिट ग्रोथ
ग्रोथ सेल्स ग्रोथ कंपनी की काफ़ी अच्छी रही है। और अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो बोरोइंग्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो 32% से यहाँ पे इन्होंने घटा के 25% कर दिया है। प्रोमोटर की होल्डिंग लगातार घटी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो 7% से लेके 41% तक ले चुके हैं। मतलब आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर एफ की होल्डिंग है यहाँ पे, और एफ ने इतना तगड़ा खरीदा है इस बैंक को कि पता नहीं क्यों क्या कहाँ भाग रहा था स्टॉक, खड़ा रखा है, बिल्कुल खरीदा है यहाँ पे। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने आप देख सकते हैं 11% से 19% तक अब उनका ये चला गया। तो अब तो जो प्रमोटर है वो एफ बन चुके हैं। 41% की होल्डिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा होती है, और बेचने आएंगे तो यही बेचने आएंगे। प्रोमोटर तो अभी मुझे नहीं लगता खरीदेगा इस स्टॉक को। तो संजय अग्रवाल इनके प्रोमोटर है, ज्योति अग्रवाल, संजय अग्रवाल, पूरी अग्रवाल फैमिली, इनके पास 25% का ही स्टेक बचा हुआ है। मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी के प्रोमोटर के पास मिनिमम 50% का स्टेक होना चाहिए, वो कंपनी की एक अच्छी अथॉरिटी होती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इनके पास तो बहुत कम स्टेक है, तो ये थोड़ा सा एक रेड फ्लैग मैं मान सकता हूँ, बाकी तो ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ओवरऑल कंपनी का जो एनालिसिस पता चला कि ये एक मिड कैप स्टॉक है, मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक है, और एक बैंकिंग मतलब बैंकिंग का हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में इसका फोकस है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम ही रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली कंपनी ने दिखाई है, कभी कभी बीच में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन आया था, बाकी कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। और अभी भी जो 2024 के प्रॉफिट आने वाले वो ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप ग्लोबल ये इजराइल वॉर, यूक्रेन वॉर और ग्लोबल सिनेरियो पर देखेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आ सकता है। लेकिन यही कहूँगा कि पी का जो वैल्यूएशन है वो मीडियन के आसपास है, तो खरीदने का अच्छा मौका है। कोई कॉल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपके हिसाब से है। आपको जिस तरीके से रिस्क डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो में, आप ये स्टॉक कंसिडर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।